हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपिन एजुकेशन चैनल। सो हमने अपनी साइकोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है, ये उसका पार्ट 4 है। तो साइकोलॉजी तो आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के जो भी टैट है उसमें हमारे पास साइकोलॉजी देखने को मिलती ही है, चाहे नॉन मेडिकल है, आर्ट्स है, जेबीटी है। तो जेबीटी वालों का एग्ज़ाम तो 22 को है, तो उनका एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ये वीडियो। बिकॉज़ अभी जो टाइम है, जितना हो सकता है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या न्यू क्वेश्चंस उनको सॉल्व करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। बिकॉज़ क्या होता है, जो एचपी टेट का एग्ज़ाम है इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके, ठीक है, और लिमिटेड सिलेबस है आपका, तो उन्हीं टॉपिक्स में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस मिलते हैं आपको। तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो आइडिया आप तभी लगेगा आपको, ठीक है। तो आज के हम पार्ट 4 में साइकोलॉजी का एक और 30 क्वेश्चन का सेट जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ गर्ल इज़ बोर्न व्हेन क्रोमोसोम आर पेयर्ड। तो जो हमारे पास क्रोमोसोम होते हैं, अगर हम बात करें यहाँ पे हमारे पास फादर है और मदर है, तो क्रोमोसोम के कितने पेयर्स होते हैं हमारे पास? 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। फादर में भी और मदर में भी 23 पेयर्स होते हैं। और टोटल क्रोमोसोम की बात करें तो 46 हमारे पास टोटल होते हैं, फादर में भी और हमारे पास मदर में भी टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो जो गर्ल चाइल्ड है, जब हमारे पास फादर का भी एक्स क्रोमोसोम, मदर का भी एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ होके XX जाइगोट बनाते हैं, तब हमारे पास गर्ल चाइल्ड आता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें बॉयज़ की, तो जब फादर से Y क्रोमोसोम और मदर से X क्रोमोसोम कंबाइन होके XY बनता है, तब हमारा जो चाइल्ड होता है वो क्या होता है? हमारा बॉय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ऑफ मेमोरी वॉज गिवन बाय। स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल प्रतिपादित किया गया है, मतलब जो स्मृति का जो ये मॉडल है ये किसने दिया है? ये दिया है हमारे पास एटकिंसन शिफ्रिन ने। किसने दिया है? एटकिंसन शिफ्रिन ने। मेमोरी का मॉडल, ठीक है, मेमोरी का मॉडल, स्मृति का सूचना प्रक्रिया मॉडल एटकिंसन शिफ्रिन ने, ठीक है। नन और ड्रूवर हमने नहीं देखा, मैस्लो हमने देखा है। तो मैस्लो ने क्या दे रखी है हमारे पास? हायरार्की, ठीक है, हायरार्की। जब भी आपको क्वेश्चंस आते हैं तो ये नहीं जो आपका क्वेश्चन है उसका आंसर करो, उसमें जिस भी साइकोलॉजिस्ट का नाम है जो ज़्यादा फेमस है उनका आइडिया आपको होना चाहिए, साथ साथ में आपकी रिवीजन होती रहती है। तो हायरार्कीज़ में इसने नीड्स के बारे में बताया था, जिसको हमने कैसे लर्न किया हुआ है, PS² ES, ये लोएस्ट है और ये हमारी हाईएस्ट नीड होती है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। इफ़ फादर रिफ्यूज टू गिव ट्राई इवन आफ्टर प्रोलॉन्ग क्राइंग बाय चाइल्ड, द रिजल्ट विल बी। मतलब बालक द्वारा लंबे समय तक रोने पर भी पिता द्वारा खिलौना ना देने का परिणाम क्या होता है हमारे पास? तो दिस इज़ एक्सटिंक्शन, दैट इज़ विलोपन। बिकॉज क्या होगा इससे बच्चा कि जब कॉन्टीन्यूसली बच्चा रो रहा है तो उसको टॉयज़ चाहिए, बट मदर या जो भी फादर है वो नहीं दे रहा है, तो उसमें एक विलोपन की जो प्रक्रिया है, या हम बोल सकते हैं एक्सटिंक्शन की प्रक्रिया है, वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज़ वो रो रहा है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसके दिमाग में वैसी ही चीज़ें बननी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Which of the following is the first step in the scientific method of problem solving? ठीक है, तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉल्व करना है, मतलब समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण क्या है? ठीक है, तो पहला चरण वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकता है, जब आपको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है तो उसको वेरीफाई कैसे करोगे? नो। प्रॉब्लम अवेयरनेस, फिलहाल इसको देखते हैं। कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, तो कलेक्शन तो आप तब करोगे जब आपको पता है कि प्रॉब्लम है क्या। फाउंडेशन ऑफ हाइपोथेसिस, नो। तो इसका फर्स्ट स्टेप यही है, प्रॉब्लम अवेयरनेस, दैट इज़ आप अवेयर करोगे उस बारे में कि बच्चे को एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। जब तक आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप सॉल्व नहीं करोगे। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे समस्या के प्रति जागरूकता, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास पियाजे के ऊपर। तो पियाजे तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे कि पियाजे ने चाइल्ड को क्या बोला था।
ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करोगे प्याजे ने चाइल्ड को क्या बोला था, ठीक है। और अगर हम बात करें प्याजे किसके फादर हैं, ठीक है, अगर मेरी कॉन्टिन्यूसली बच्चे वीडियो देखते हैं तो उनको पता होगा कि प्याजे किसके फादर हैं और उन्होंने चाइल्ड को क्या बोला था, ठीक है। अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू प्याजे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस डज अ चाइल्ड बिगिन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशंस। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त सकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतित करना और आरंभ करता है। अमूर्तन संकल्पनाओं या फिर एब्स्ट्रैक्ट प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है कि बच्चे के दिमाग में सामने कोई चीज़ नहीं है, उसको सोचना पड़ रहा है, हाइपोथेटिकली सिचुएशन है उसके बाद। तो ऐसी जो सिचुएशन है वो कौन सी स्टेज में स्टार्ट होती है आपकी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, दैट इज़ औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो कि हमारे पास हम बोल सकते हैं कि 12 ईयर्स टू एंड अप चलती है। उसके बाद सेंसरी मोटर है जो हमारे पास होती है 0 to 2 ईयर, इन्फेंसी बोलते हैं। प्री ऑपरेशनल हमारे पास 2 to 7, हम बोलते हैं इसको लेट अपना अर्ली चाइल्डहुड। और उसके बाद या प्ले एज भी बोलते हैं 7 to 11 ईयर, ठीक है। गैंग एज या लेटर चाइल्डहुड हमारे पास होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कोशक का उदाहरण है, ठीक है। मोटर स्किल, तो ये मोटर स्किल कब स्टार्ट होती है? जब बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट या शारीरिक विकास होता है तो वहाँ पे आता है हमारे पास मोटर डेवलपमेंट, जो कि दो तरह की होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास फाइन मोटर और दूसरी होती है हमारे पास ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर का मतलब होता है कि जो हमारी स्मॉल मसल्स हैं वो वर्क करना या वो डेवलप होना स्टार्ट होती है। ग्रोस मसल का मतलब है कि जो हमारी लार्ज मसल है वो हमारे पास डेवलप होना स्टार्ट होती है। तो स्मॉल मसल का बात करें, हमारा हैंड की मूवमेंट होती है, हम बोल सकते हैं राइटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ठीक है, तो वो स्मॉल मसल हमारी डेवलप हो रही है। लार्ज मसल में ग्रोस मोटर में हमारा आता है हम वॉकिंग कर रहे हैं, क्रॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्लिम्बिंग कर रहे हैं, तो ये रनिंग भी कर रहे हैं, क्लिम्बिंग कर रहे हैं, हॉपिंग कर रहे हैं, तो इन सभी में क्या है हमारे पास? ग्रोस मोटर स्किल। बट हमारे पास सूक्ष्म गतिक कौशल में किसका उदाहरण क्या है हमारे पास? अगर हम बात करें राइटिंग, क्योंकि उसमें हमारे पास हैंड की मूवमेंट हो रही है, स्मॉल मसल डेवलप हो रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है होमवर्क इज़ गिव टू सी फॉर स्टूडेंट, कि जो बच्चे को होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य दिया जाता है, वो किस लिए दिया जाता है? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए राइटिंग स्किल? नो, मतलब बच्चे में राइटिंग स्किल है इसलिए तो होमवर्क नहीं दिया जाता। स्टूडेंट कुड स्टडी एट होम? नो। टू नो दैट हाउ मच द स्टूडेंट अंडरस्टैंड द लेसन, विद्यार्थी ने पाठ कितना समझा है, बिकॉज उसको क्वेश्चन थ्योरी लेक्चर्स दे दिए, उसके बाद क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसके आंसर उसको घर के लिए दिए जाते हैं, ताकि टीचर को आइडिया लग सके कि बच्चे ने कितना उसको ग्रैप्स किया है चीज़ों को, ठीक है। तो ये आपके एक अवेयरनेस वाले क्वेश्चन है, बीच बीच में ऐसे भी आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास IQ ऑफ ए मॉडर्न स्टूडेंट्स लाइज बिटवीन। तो हमारे पास मॉडर्न स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो मतलब हम बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअली मतलब वीक होते हैं हमारे बच्चे जो, ठीक है, तो उनका जो हम बोल सकते हैं IQ होता है हमारे पास 50 to 75 के बीच में होता है। IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट होता है हमारे पास। तो अगर हम इसकी फॉर्मूला देखें तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो IQ का जो मतलब होता है वो है हमारे पास इंटेलिजेंट क्वेश्चन। तो अगर कई बार इसका फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई में 100, ठीक है, ये हमारे पास IQ का फॉर्मूला है। तो कल की सीरीज़ में हमने IQ को किसने डिस्कवर करा था उसके बारे में पढ़ा था। तो आप मेरे को ये कमेंट सेक्शन में बताओगे कि IQ को डिस्कवर कौन से साइकोलॉजिस्ट ने करा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लर्निंग इन्वॉल्व्स मोटर ऑर्गन्स, कि जो हमारे पास मोटर ऑर्गन्स है, मोटर ऑर्गन्स वही फाइन मोटर्स डेवलप हो रही है या फिर हम बोल सकते हैं कि अपनी ग्रोस मोटर डेवलप हो रही है, तो कौन सी स्टेज में होता है? वो हमारे पास सेंसरी मोटर लर्निंग में, ठीक है। तो दैट इज़ योर संवेदी पेशीय अधिगम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ ए टेस्ट आर आर्मी अल्फा
टेस्ट आर आर्मी अल्फ़ा एंड आर्मी बीटा, मतलब ये कैसे टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, कौन से बुद्धि परीक्षण के टेस्ट हैं। तो अगर हम बात करें आर्मी अल्फ़ा की, इसमें क्या है, बच्चे की राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, मतलब राइटिंग उसको प्रॉब्लम्स दी जाती है, समझा जाता है कि बच्चा डायरेक्शंस को कितना फॉलो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम आर्मी बीटा की बात करें, आर्मी बीटा, तो इसमें क्या करा जाता है, बच्चे के लिए नॉन वर्बल टेस्ट है, एक तरह के नॉन वर्बल टेस्ट, मतलब कि बच्चे को पिक्चर्स दी जाती हैं, ठीक है, पिक्चर्स के थ्रू बच्चे को पढ़ाया जाता है, ये हमारे पास आर्मी बीटा टेस्ट होता है। तो ये कौन से टेस्ट है हमारे पास, इंटेलिजेंस टेस्ट, जो कि है बुद्धि परीक्षण टेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, चीफ एम ऑफ अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट, कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, डिस्कवर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, प्रभाव संबंध का कारण का पता चला। तो मतलब कि क्या हमारे पास क्या रीज़न है उसका, किस वजह से वो चीज़ें हो रही हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, वही इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, हम बोल सकते हैं एम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट इंक्लूड चेंजेस फ्रॉम, तो जो हमारी डेवलपमेंट है वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक चलती है, जन्म से मृत्यु तक, नो हम बोल सकते हैं कंसेप्शन टू डेथ, कहाँ से, कंसेप्शन टू डेथ, गर्भदान से मृत्यु तक हमारी जो है वो डेवलपमेंट चलती है, विकास होता है, ठीक है। अगर कोई डेवलपमेंट के बारे में थ्योरी लेक्चर देखना चाहता है या नोट्स चाहता है, तो वो मेरी वीडियो देख सकता है साइकोलॉजी सेक्शन में जाके, वहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स के साथ डेवलपमेंट टॉपिक करवाया है आपका, ठीक है। इंग्लिश में है, बट वो सिर्फ नोट्स जो है हिंदी में बस मेन हेडिंग लिखी है उसके ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिक्सन विच स्टेजेस आर कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब जो एरिक्सन ने अपनी स्टेजेस दी है, डिफरेंट स्टेजेस दी है, वो किस आधार पे दी है। तो जो एरिक्सन है उनकी थ्योरी का नाम क्या था हमारे पास, साइको सोशल थ्योरी, मनो समाजीकरण का सिद्धांत, तो मतलब सोसाइटी पे डिपेंड करती है। रेजोल्यूशन ऑफ अ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, सामाजिक संघर्ष का समाधान है हमारे पास, ये एरिक्सन की थ्योरी है जो, ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेजेस है जिसको हमने याद किया था, TI3IGE करके, ठीक है। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, एनालॉगी हमारे पास होता है, हमारे पास शेप एंड डाउट, उसके बाद हमारे पास आता है इन्फेरिटी गिल्ट वाला, फिर उसके बाद आइडेंटिटी रोल कन्फ्यूजन, इंटीमेसी रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमने डिटेल में देखा हुआ है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईगो ऑपरेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो ईगो जो है वो किस बेसिस पे ऑपरेट होती है। तो आप मेरे को बताओगे कि जो ये वर्ड है ईगो, ये कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बताया था इस वर्ड के बारे में, ठीक है, कौन से साइकोलॉजिस्ट ने बताया था, ये आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। तो हमारे पास 3 वर्ड होते हैं, इड, ईगो और अपना सुपर ईगो, इड, ईगो, सुपर ईगो। तो अगर हम बात करें, इड जो है वो हमारे पास प्लेजर पे वर्क करता है, प्लेजर पे मतलब हमें खुशी मिलनी चाहिए उसके लिए, चाहे हमें गलत काम करना चाहिए चाहे सही काम करना चाहिए। उसके बाद सुपर ईगो जो है वो हमारी मोरालिटी पे काम करती है, ठीक है, नैतिकता पे काम करती है। नैतिकता का मतलब है कि जो चीज़ सही है वही करनी है। उसके बाद सेंटर में जो हमारी ईगो आती है, अगर हम बात करें ईगो है, तो ये हमारे पास रियलिटी प्रिंसिपल में, ये एक्चुअल में रियलिटी क्या है हमारे पास, गलत क्या है सही क्या है, उसको कैसे एडजस्ट करना है उसके ऊपर काम करती है। तो ऑप्शन ए जो है वो है इसका राइट आंसर। वास्तविकता का नियम जो है उसके ऊपर ये चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोरालिटी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म इज ड्यूरिंग डैश लेवल ऑफ ए मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की डैश अवस्था में समसामयिक सामाजिक मानकों के आधार पर नैतिकता का निर्धारण किया जाता है। तो अगर हम मोरल डेवलपमेंट की बात करें, तो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी हमारे पास कोलबर्ग ने, ठीक है, किसने दी थी, कोलबर्ग ने। तो मतलब ये जो है हमारे पास मोरालिटी वाली चीज़ें हैं वो कौन सी स्टेज में बताई जाती है हमारे पास, कन्वेंशनल स्टेज, ये हम स्टेज या लेवल बोला हुआ उसने, लेवल है ना। तो इस जो कोलबर्ग की थ्योरी है इसमें 3 लेवल होते हैं,
प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और हमारे पास 6 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कितनी स्टेजेस होती हैं हमारे पास? 6 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डैश इज़ आवर मेमोरी वर्किंग मेमोरी सिस्टम। डैश हमारी कार्यकारी स्मृति संस्थान है, तो वो है हमारे पास शॉर्ट टर्म मेमोरी। अल्पकालीन स्मृति जो है वो हमारी कार्यकारी स्मृति संस्थान की तरह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, फॉरगेटिंग इज़ नॉट वन कॉज्ड बाय, जो विस्मरण है मतलब चीज़ें भूलती हैं, उसका एक कारण नहीं है, मतलब किसके कारण नहीं है? क्षय के कारण, अप्रयोग के कारण। अब अगर हम चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे तो वो हमें भूल जाती हैं। और चिंतता के कारण, इंटरफेरेंस है इसका राइट आंसर। सॉरी, इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरफेरेंस से भी होता है हमारे पास, बिकॉज हम कोई चीज़ कर रहे हैं, बार बार उसमें कोई इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसको समझना, याद करना मुश्किल जाएगा। तो इसका है वह चिंतता, डिप्राइवेशन जो है इसका राइट आंसर है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट सूटेबल टेस्ट टू मेजर द 9 ईयर इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, 9 ईयर का स्टूडेंट है, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट करना है, तो उसके लिए मोस्ट सूटेबल जो टेस्ट है वो कौन सा है हमारे पास? WISC, जिसका फुल फॉर्म है हमारे पास वेशलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, ये इसकी फुल फॉर्म है। और किसने दी है? ये वेशलर ने ही दी है। इंटेलिजेंस टेस्ट है ये हमारे पास कौन से स्टूडेंट, 6 to जो 11 ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये टेस्ट किया जाता है, उनका IQ लेवल टेस्ट करने के लिए, वेदर स्टूडेंट टेस्ट गिफ्टेड और नॉट, उस चीज़ के लिए टेस्ट किया जाता है हमारे पास। ठीक है, अगर हम ये देखें टैट, तो ये हमने पिछली वीडियो में भी किया था, जिसकी फॉर्म हमारे पास फुल फॉर्म होती है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जो कि हमारे पास प्रोजेक्टिव मेथड में यूज़ की जाती है। ये किसने दी थी? मॉर्गन एंड मोरे ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ये WAIS, तो ये हमारे पास वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल। एडल्ट मतलब कि कौन सी एजेस के लिए हो गया हमारे पास? ये जो 11 ईयर्स से ऊपर वाले हो गए। अडल्ट अगर हम बोले 18 ईयर्स, मतलब उनकी जो एजेस हैं मतलब इंटेलिजेंस क्वोशेंट है उसको चेक करने के लिए किया जाता है। उसके बाद ये बचता है हमारे पास WPPSI, जैसे वेशलर प्री स्कूल प्राइमरी स्केल ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि हमारे पास 2.5 साल के बच्चे से लेकर 7.5 साल के बच्चे के लिए यूज़ किया जाता है उसकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए। तो ये सारे के सारे स्केल किसने दिए? वेशलर ने। और ये कैसे स्केल है हमारे पास? इंटेलिजेंस टेस्ट की तरह यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चाइल्ड टेंडेंसी टू रिस्पॉन्स टू स्टिमुली दैट आर सिमिलर टू कंडीशन स्टिमुलाई। वो क्या है हमारे पास? बालक की अनुबंधित उद्दीपक के समान अन्य उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया की प्रवृत्ति हमारे पास क्या है? जर्नलाइजेशन, सामान्यीकरण। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस को, तो कौन सी थ्योरी है जो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस पे काम करती है, उसके अकॉर्डिंग चलती है? तो आप ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियो में बताया हुआ है कि ये कौन सी थ्योरी है जो इस पे काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डैश प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। तो ये किसने प्रपोज किया है हमारे पास? थ्रस्टन ने। उसके बाद अगर हम बात करें गलफ्रिड की, तो गलफ्रिड ने भी हमारे पास इंटेलिजेंस टेस्ट दिए हैं। ठीक है, उसके बाद सिमन है, तो सिमन जो हमारे पास एल्फ्रेड बाइनेट थे उनके साथ इन्होंने काम किया था तो प्रिपेयर अ फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, जो हमारे पास स्टैनबर्ग है, इन्होंने भी ट्रायहार्की दी थी हमारे पास किस पे? ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस के ऊपर दी थी। तो इसका जो राइट आंसर है हमारे पास, जो हमारे पास 7 मेंटल एबिलिटीज़ हैं वो किसने बताई थी? थ्रस्टन ने। नेक्स्ट देखते हैं अब, तो नेक्स्ट है हमारे पास RVM, रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस इज़ अ डैश इंटेलिजेंस टेस्ट। वो कैसा टेस्ट है? रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस एक डैश बुद्धि परीक्षण है। तो हमारे पास वो कैसा टेस्ट है? वो
नॉन वर्बल टेस्ट है हमारे पास, ठीक है। मतलब वहाँ पे पिक्चर्स दिखा के बच्चों को चीज़ों के बारे में सिखाया जाता है या उनके बारे में उनसे जाना जाता है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी प्राइमरी इन्वॉल्व्स, सृजनात्मकता में मुख्य रूप से समाहित होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। कन्वर्जेंट थिंकिंग के मतलब एक ही क्वेश्चन है, मतलब बहुत सारे आंसर का एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत सारे क्वेश्चन कंक्लूड करके हमने एक आंसर लेके आना है अपना। नेक्स्ट है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज लाइज इन, तो ये किसकी थ्योरी की बात हो रही है हमारे पास, जीन पियाजे की थ्योरी के बारे में। तो ठीक है, कितनी स्टेजेस थी जीन पियाजे की, 4 स्टेजेस थी। तो पहली स्टेज सेंसरी मोटर, दूसरी स्टेज हमारे पास, दूसरी स्टेज कौन सी थी इसकी, अगर हम बात करें अपने जीन पियाजे की, कॉन्क्रीट, या फिर अगर हम बात करें प्री ऑपरेशनल किस में बात आती है, प्री ऑपरेशनल हमारे पास लेवल की बात होती है जो कि कोलबर्ग करते हैं, ठीक है। हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था ये प्री ऑपरेशनल के बारे में, ठीक है। सॉरी, वो प्री कन्वेंशनल था, मेरे को लगा मैं कन्वेंशनल बोल रही हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जीन पियाजे हैं, उसकी 4 स्टेजेस है। सबसे पहले हमारे पास सेंसरी मोटर आती हैं, उसके बाद प्री ऑपरेशनल आती है, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट आती है, और लास्ट में हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल आती है, ठीक है। सेंसरी मोटर 0 to 2, प्री ऑपरेशनल 2 to 7, कॉन्क्रीट 7 to 11 और फॉर्मल 12 to एंड अप। तो 7 to 11 या 7 to 12 है कई बुक्स में, तो 7 to 12 इसका राइट आंसर होगा हमारे पास। तो इन एन एक्सपेरिमेंट मेकिंग द वैल्यू फॉर अदर वेरिएबल 0 और कांस्टेंट इज कॉल्ड कंट्रोल्स, ठीक है। नियंत्रण, मतलब हमने फिक्स कर दिया कि यही वैल्यू पुट करनी है हमारे पास और आंसर 0 ही आए तो वो क्या हो गया, कंट्रोलिंग कंडीशन होगी हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बिहेवियरिज्म वॉज प्रोपाउंड बाय, तो बिहेवियरिज्म के फादर कौन है हमारे पास, JB फोर्टसन, ठीक है। बायनेट कौन है, बायनेट ने हमारे पास पोस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था। पियाजे आपको पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी थी। फ्रूइड हमारे पास साइको एनालिसिस के फादर हैं। उसके बाद डैश इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट, तो पर्सनैलिटी एडजस्टमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमने थोड़ी देर पहले करा था ये, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे बताया था, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका आंसर कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कौन हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, डेवलपमेंट फॉलोज डैश सीक्वेंस, तो जो डेवलपमेंट है वो कौन सा सीक्वेंस फॉलो करती है, तो वो 2 तरह का सीक्वेंस हमारे पास फॉलो करता है। एक तो होता है स्पेलोसूडल का मतलब है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हेड टू टो होती है, ठीक है। तो ये तो नहीं है इसमें, सूडल स्पेलो लिखा है, ये नहीं हो सकता है, सूडल प्रॉक्सिमल। उसके बाद जो प्रॉक्सिमल वाला है वो होता है प्रॉक्सिमल डिस्टल, उसका मतलब होता है कि जो हमारी डेवलपमेंट है वो सेंटर टू पेरिफेरी चलती है, मतलब पहले सेंटर वाले, जैसे हमारे टीथ है पहले सेंटर वाले आते हैं, उसके बाद रेस्ट वाले टीथ आते हैं, तो या तो वो स्पेलोसूडल होगी या फिर प्रॉक्सिमल डिस्टल होगी। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेटमेंट शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन क्या है हमारे पास, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडिफाइंग इनकमिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू फिट इनटू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंटल कैटेगरी इज कॉल्ड, आने वाली नई सूचना में सुधार ताकि वह पहले संस्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एसिमिलेशन। मतलब जो हमारी ओल्ड नॉलेज है, बिकॉज जैसे हम छोटे होते हैं तो हमारे पास कम नॉलेज होती है, तो वो एनफ नहीं है हमारे पास ग्रो करने के लिए, तो हमें नई नई नॉलेज सीखनी पड़ती है। तो जब हम ओल्ड नॉलेज को नई नॉलेज के साथ मिक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं हम एसिमिलेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। और जो हमारे पास ओल्ड नॉलेज है उसको बोलते हैं हम स्कीमा, क्या बोलते हैं हम उसको, स्कीमा।
उसके बाद ये अकोमोडेशन क्या है कि हमने जो न्यू नॉलेज सीखी उसको ओल्ड नॉलेज के साथ मिक्स करा, तो वो हो गई असेमिलेशन। उसके बाद उसको अप्लाई करा टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो वो हुई हमारे पास अकोमोडेशन। अगर तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रेशन है। अगर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो हम दोबारा से सारी चीज़ें करेंगे, स्कीमा, देन असिमुलेशन, देन अकोमोडेशन, फिर हमारे पास इक्विलिब्रेशन। अगर वो नहीं होता है तो हमारे पास डिसइक्विलिब्रेशन होता है। और ये सारी चीज़ें किसने डिस्कस करी थी? ये हमारे पास जीन पियाजे की ही थ्योरी में है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, मेनली सोशलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस। तो हमारे पास समाजीकरण की प्रक्रिया डैश है, कैसी है वो? लर्निंग, अधिगमित, मतलब कैसी प्रक्रिया है वो? लर्निंग है, बायोलॉजिकल नहीं है वो, मैचुरेशन बेस्ड तो नहीं है, नन ऑफ दिस नहीं है, लर्निंग है वो, सीखने की प्रक्रिया है। जब हम करेंगे चीज़ों को तभी हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास पार्ट 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। और एक चीज़ की, अगर आप चाहते हो कि आपके पास जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं साइंस के बच्चों के लिए, चाहे वो मेडिकल हो नॉन मेडिकल है, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है HP टैट क्यूपिन एजुकेशन करके, HP टैट, मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है, तो उसमें मैं क्वेश्चंस डालती रहती हूँ, क्विज़ की फॉर्म में भी डालती रहती हूँ, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। तो वो मतलब वो चीज़ें लेने के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल की वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।